तबेलों में स्कूल चलाए जा रहे हैं, कहीं बच्चों को पढ़ाने की जगह शिक्षक स्कूल में ही रंगरलियां मनाते नजर आ रहे हैं, कहीं बच्चे बैठने के लिए बेंच तक को तरस रहे हैं, तो कहीं स्कूल की छत उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। और अगर कोई सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करता है तो फिर इस दौरान आपके हाथ पैर भी तोड़ दिए जाएंगे। वायरल हो रहे इस वीडियो को ही देख लीजिए, जो कि जयपुर का बताया जा रहा है। दरअसल सीजेपी के कुछ लोग इन दिनों स्कूल ठीक करवाओ अभियान पर निकले हैं। इसी के मद्देनजर वो जयपुर के एक गांव पहुंचे, जहां पर आरोप है कि गांव वालों ने ही सीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारत का सड़ चुका शिक्षा मॉडल पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। सीजेपी के कार्यकर्ता देश के सरकारी स्कूलों की सच्चाई सरकार को दिखा रहे हैं और उसे सुधारने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे ठीक करने की जगह गांव में अपने गुंडों से सवाल उठाने वालों के साथ मारपीट पर उतारू है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सीजेपी के आशुतोष रांका ने ऑन कैमरा कहा है। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जरा सोचिए, इसी देश में अपने ही लोगों के साथ औरतों को शिक्षा दिलाने के लिए सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले जैसे लोग कैसे लड़े होंगे। ये तस्वीरें किसी स्कूल या एक राज्य की नहीं है। आए दिन ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाई करनी चाहिए, उस उम्र में वो स्कूलों में शिक्षा पाने के लिए धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है और देश लगातार आंदोलन की आग में झुलस रहा है। तो सवाल सीधा है कि आखिर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल कैसे हुआ। एक तरफ लाखों बच्चे बेहतर शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ लाखों युवा डिग्रियां लेकर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। जिस देश में नालंदा और तक्षशिला जैसी संस्थाओं की विरासत दुनिया को दी, वहां आज स्कूलों की ये हालत क्यों है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को भविष्य दे रही है या सिर्फ डिग्रियां और बेरोजगारी। आज इस पूरे सिस्टम की परत दर परत पड़ताल करेंगे। आपको साल 2015 का वो दौर तो याद ही होगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 5वीं पास कैंडिडेट्स के लिए सचिवालय में चपरासी के 300 पदों की भर्ती का ऐलान किया था। काम था अफसरों को चाय देना, फाइलें इधर उधर करना और क्लर्क्स को उनकी चिट्ठियां पहुंचाना। लेकिन जब इन पदों के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख खत्म हुई तो सरकार हक्की बक्की रह गई। कुल 23,25,000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था। इन 23 लाख आवेदकों में 250 से ज्यादा लोग पीएचडी कैंडिडेट्स थे, 25,000 से ज्यादा बीटेक पास थे और लाखों की तादाद में एमए, एमएससी और एमबीए की डिग्रियां वाले लड़के लड़कियां शामिल थे। जरा सोचिए, जिस लड़के ने अपनी जिंदगी के 20 साल क्वांटम फिजिक्स पढ़ने या अपनी रिसर्च लिखने में गुजार दिए, वो एक सरकारी दफ्तर में जूठे कप ढोने के लिए तैयार है। क्या ये उस नौजवान की नाकामयाबी है या फिर ये आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खामोश और सबसे क्रूर घोटाला है। एक ऐसा घोटाला जिसे हमने एजुकेशन सिस्टम का नाम दे दिया है। ब्रिटिश शासक टीबी मैकॉले ने साल 1835 में जब हिंदुस्तान के लिए शिक्षा का मॉडल बनाया था, तो उसने साफ कहा था कि उसे सोचने समझने वाले इंसान नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज की गुलामी करने वाले क्लर्क्स चाहिए। आज 150 साल बाद हमने उस सिस्टम में बस इतना बदलाव किया है कि हम उन क्लर्कों के हाथ में बीटेक और पीएचडी की दमदार डिग्रियां थमा रहे हैं। आज हमारी शिक्षा कोई विद्या का मंदिर नहीं है, ये एक मार्केट बन चुका है, जो समाज को खोखला तो कर ही रहा है, साथ ही वो समाज को 3 हिस्सों में बांट भी चुका है। एक तरफ वो अमीर लोग हैं जो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल के एसी कमरों में पढ़ाते हैं, वहां से निकलते ही ये बच्चे सीधा विदेश कूच कर जाते हैं। दूसरी तरफ वो गरीब हैं जिसके बच्चे बिना छत वाले सरकारी स्कूल में सिर्फ मिड डे मील की खिचड़ी खाने पहुंचते हैं
और बीच में फंस रहा है वो गरीब क्लास जो अपना पेट काट कर, अपनी ज़मीनें गिरवी रखकर अपने बच्चों को कोटा, मुखर्जी नगर या प्रयागराज के कोचिंग फैक्ट्रियों में छोड़ देता है। और जब वो बच्चा दिन रात मेहनत करके नीट या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम सेंटर पर बैठता है तो उसे पता चलता है कि सिस्टम के एक सिंडिकेट ने 5 लाख रुपए में उसका भविष्य परीक्षा से एक रात पहले ही टेलीग्राम पर किसी और को बेच दिया है। हमारे देश के शिक्षा मॉडल का ये वो भयानक सच है जिससे सरकार हमेशा भागती रहती है, सालों साल सत्ता में जमी रहती है, चुनावी मौसम में झूठ बोलकर युवाओं को वोट के लिए इस्तेमाल करती है और वही युवा जब नौकरी, बेहतर स्कूलों की मांग करता है तो उसे पीटा जाता है। सालों साल जेल से उसकी रिहाई तक नहीं होती, उस पर AK-47 तक चला दिया जाता है। आज बात इसी बदहाल शिक्षा व्यवस्था की हम कर रहे हैं जिसने करोड़ों युवाओं को सिर्फ टाइम पास की डिग्रियां दी हैं। हम डिकोड करेंगे सरकारी स्कूलों से लेकर कॉलेजेस तक कैसे बेरानी का अड्डा बन चुके हैं और कैसे आज़ादी से लेकर आज तक जाति, वर्ग और राजनीति की दीमक ने हमारे भविष्य को अंदर से खोखला कर दिया है। और आखिर क्या वजह है वेद पुराण और नालंदा तक्षशिला के लिए मशहूर रहे देश में जगह जगह गड़बड़ियां शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब सबसे पहले आप देश के पीएम मोदी की इन बातों को सुनिए जिसे सुनकर युवाओं ने इन्हें भर भर कर साल 2014 में वोट दिया था। के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। और अब का ये नजारा देखिए, छात्र भाग रहे हैं, जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि लगातार टीयर गैस चलाई जा रहे हैं। फिर भी ये युवा प्रोटेस्ट में अगली रणनीति लोगों की क्या होगी इस पर काम भी कर रहे हैं। किसी भी इमारत की ऊंचाई इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी बुनियाद में क्या भरा है। भारत की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद में ज्ञान, विज्ञान या रिसर्च नहीं भरी गई है। इसकी बुनियाद में भरी गई है गुलामी और एक बहुत ही चालाकी से रची गई साजिश। इस साजिश का मास्टरमाइंड था एक अंग्रेज, थॉमस बबिंगटन मैकॉले। साल था 1835। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया था। इतने बड़े देश का प्रशासन चलाने, टैक्स वसूलने और फाइलों का बोझ ढोने के लिए उन्हें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी। अगर वो ब्रिटेन से लोगों को लाते तो उन्हें भारी तनख्वाह देनी पड़ती। इसलिए मैकॉले ने एक ऐसा एजुकेशन मॉडल तैयार किया जिसका मकसद हिंदुस्तानियों को बुद्धिमान बनाना था ही नहीं, उसका इकलौता मकसद था ब्रिटिश राज के लिए सस्ते और वफादार क्लर्क तैयार करना। मैकॉले ने अपने ऐतिहासिक ड्राफ्ट मैकॉलेज मिनट में बहुत ही घमंड के साथ लिखा था, हमें हिंदुस्तान में एक ऐसे बाबुओं को तैयार करना है जो रंग और खून से तो इंडियन हो लेकिन अपनी पसंद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में पूरी तरह अंग्रेज हो। यहीं से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में वो वायरस घुसा जो आज तक एंटीवायरस से भी डिलीट नहीं हो पा रहा। मैकॉले ने जो सिलेबस बनाया उसमें रट्टा मारने पर जोर था और आज भी शिक्षा व्यवस्था में यही हाल है। उसमें सवाल पूछने की मनाही थी, सिर्फ आदेश मानने की ट्रेनिंग थी और सबसे बड़ा खेल जो मैकॉले ने किया था वो था अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जो स्कूल या पाठशालाएं थी वहां शिक्षा पर मुख्य रूप से उच्च जातियों का अधिकार था। शूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। जब अंग्रेजों ने नया सिस्टम लागू किया तो समाज शास्त्रियों के मुताबिक इसे रिप्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश कहा गया, यानी जो उच्च जातियां पहले से ज्ञान और सत्ता के केंद्र में थी उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी सीखी और ब्रिटिश शिक्षा हासिल की और सरकारी नौकरियों का कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी समाज शास्त्री ने इसे एक बहुत ही मजबूत कैपिटल कहा। भारत के संदर्भ में अंग्रेजी भाषा महज एक भाषा नहीं थी बल्कि वो सांस्कृतिक पूंजी बन गई। जो अंग्रेजी बोलता था उसे सभ्य माना जाता और जो स्थानीय पैटर्न बोलता उसे गंवार, पिछड़े वर्ग का माना गया। मैकॉले के सिस्टम ने शिक्षा को लोकतांत्रिक नहीं बल्कि समाज में पहले से मौजूद जाति और वर्ग की खाई को और चौड़ा कर दिया। शिक्षा आम आदमी को तटस्थ कर रही थी और बड़े लोग आगे बढ़ रहे थे। जब ब्रिटिश सरकार इस तरह के लोगों को पैदा कर रही थी और उच्च वर्ग अविरुक्त सत्ता सजा रहा था, तब महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र में एक ऐसा इंकलाब जन्म ले रहा था जिसने पहली बार शिक्षा को जाति और वर्ग के बीच से आजाद करने की कोशिश की। ये साल था 1848। जगह थी पुणे का कोई वरा।
यहाँ ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने भारत का पहला ऐसा स्कूल खोला जो सिर्फ लड़कों और निम्न माने जाने वाले वर्गों के लिए था। जरा सोचिए, उस दौर में जब महिलाओं का घर से निकलना पाप माना जाता था, तब एक 17 साल की लड़की को महिलाओं को शिक्षा देने के लिए जाना समाज के ठेकेदारों को पसंद नहीं आया। जब सावित्रीबाई फूले स्कूल पढ़ाने जाती तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते, गाय का गोबर फेंका जाता, लेकिन वो अपने झोले में एक और साड़ी लेकर जाती थी। स्कूल पहुंचती और वहां पर गोबर से सनी साड़ी को एक तरफ रखकर खुद को साफ कर दूसरी साड़ी पहनकर बच्चों को पढ़ाने लग जाते। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले ये बात बखूबी समझ चुके थे कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक ना तो देश की प्रगति होगी और ना ही जातिवाद का जहर खत्म होगा। उनका संघर्ष मैकॉले के क्लर्क मॉडल के खिलाफ एक वैचारिक युद्ध था जो इंसान को इंसान बनाने के लिए लड़ा जा रहा था। जैसे जैसे आज़ादी का आंदोलन तेज हुआ, भारतीय नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था के इस खोट को पहचान लिया। साल 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल पेश किया जिसमें उन्होंने पूरे देश में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अंग्रेजों को पता था अगर हिंदुस्तानी पढ़ लिख गए तो वो सवाल पूछेंगे और क्लर्क बनने से इनकार कर देंगे। इसी का नतीजा था कि साल 1947 में जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर गए तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे पास अपनी सरकार थी, अपना संविधान था। अब बारी थी उस 12% को 100% में बदलने की, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने की जहां गरीब का बच्चा भी उसी बेंच पर बैठकर पढ़े जहां अमीर का बच्चा बैठता है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां शिक्षा सिर्फ अमीरों की जायदाद ना रहे। आज़ादी के बाद के शुरुआती दशक यानी साल 1950 से 1970 को हम भारतीय शिक्षा का सुनहरा दौर भी कह सकते हैं। जरा आंखें बंद कीजिए और साल 1960 और 70 के दशक के उस सरकारी स्कूल की तस्वीर दिमाग में लीजिए। बच्चे जमीन पर बिछी टाट पट्टी पर बैठे हैं, हाथ में स्लेट और चौक है। स्कूल की बिल्डिंग भले ही बहुत शानदार ना हो, लेकिन वहाँ पढ़ाने वाले मास्टर जी का रुतबा किसी जिले के कलेक्टर से कम नहीं होता था। अगर मास्टर जी बाजार से गुजर जाएं तो लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते, उनके पैर छूते। उस दौर में सरकारी स्कूल में पढ़ने का मतलब गरीबी की निशानी नहीं था। वो दौर था जब एक गांव के जमींदार का बेटा उसी गांव के एक खेतीहर मजदूर के बेटे के साथ एक ही टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई याद करता था। आज अगर आप देश के वैज्ञानिकों का इतिहास खंगालेंगे जिन्होंने भारत को चांद और मंगल तक पहुंचाया है, या 80 से 90 के दशक के बड़े IAS IPS अफसरों की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कई वैज्ञानिक और अफसर उन्हीं टाट पट्टी वाले सरकारी स्कूलों, म्यूनिसिपल स्कूलों या जिला परिषद के स्कूलों से पढ़कर निकले हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो शानदार सरकारी स्कूल आज खंडहर बने और वहाँ कोई अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता। तो हम आपको बता दें, इस बर्बादी की कहानी शुरू होती है एक ऐसे सपने की हत्या से जिसे आज तक हमसे छिपाया गया है। साल था 1954। भारत सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए एक आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष थे देश के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इस आयोग को कोठारी कमीशन कहा जाता है। डॉक्टर कोठारी के साथ दुनिया भर के बड़े बड़े शिक्षाविद और समाज शास्त्री इस पैनल में शामिल थे। कोठारी आयोग ने 2 साल तक इस पर काम किया और 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के पहले पेज पर ही लिखा था, भारत का भविष्य अब उसकी कक्षाओं में आकार ले रहा है। कोठारी कमीशन ने इंडिया की शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए एक ऐसा तुरुप का इक्का दिया था जिसे सामान्य स्कूल प्रणाली कहा गया। इसके अलावा इन्होंने 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में एक शानदार सरकारी स्कूल होना अनिवार्य बताया। इस स्कूल में जिले के कलेक्टर का बच्चा, इलाके के विधायक का बच्चा, सरकारी अफसर का बच्चा और किसी चपरासी का बच्चा भी बिना किसी जातिगत भेदभाव के एक ही छत के नीचे शानदार शिक्षा हासिल कर सके। यही नहीं, महिलाओं की शिक्षा पर भी खासा जोर दिया गया। किसी भी प्राइवेट स्कूल के VIP कल्चर को सिरे से खारिज कर दिया गया। डॉक्टर कोठारी और उनकी टीम का फंडा बेहद क्लियर था। उनका मानना था कि जब एक रसूखदार या नेता का बच्चा एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, एक साथ खाना खाएंगे तो समाज से जाति और क्लास का भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि जब एक DM का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तब क्या वो स्कूल की छत को टपकने देगा? क्या वो टीचर को छुट्टी मारने देगा? कभी नहीं। अपने बच्चे के भविष्य के लिए रसूखदार लोग सिस्टम की गर्दन पकड़कर
सरकारी स्कूलों को दुनिया का बेहतरीन स्कूल बनाकर रख देते। कोठारी कमीशन के इस आइडिया को एक क्रांतिकारी कदम माना गया, लेकिन जब इसे बंद कमरे में देखा गया तो नेताओं की आंखें फट गई। उन्होंने देखा कि कैसे एक सभ्य घर का बच्चा एक झुग्गी के बच्चे के साथ बैठकर खाना खाएगा। उन्होंने इसे अपनी शान के खिलाफ माना और कोठारी कमीशन के इस व्यापक बदलाव की प्रस्तावना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि इन नेताओं के अंदर का लॉर्ड मैकॉले जाग उठा था। वो अपने सभ्य बच्चे को किसी गरीब के साथ एक बेंच पर बैठकर शिक्षा हासिल करना, उनके साथ खाना खाना बर्दाश्त नहीं कर पाए। यही नहीं, कोठारी कमीशन ने यह भी कहा था कि भारत सरकार अपनी कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करे, लेकिन आज़ादी के 80 साल के बाद भी किसी भी सरकार ने शिक्षा पर 3 से 3.5% से ज्यादा खर्च करने की हिम्मत नहीं दिखाई। साल 1970 का दौर खत्म होते ही समाज एक बेहद ही खतरनाक बदलाव महसूस कर रहा था। सत्ता और पैसे वाले लोग धीरे धीरे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालकर उन गिने चुने प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में डालना शुरू कर देते हैं, जो अब तक सिर्फ राजा और महाराजाओं के लिए होते थे, जैसे दून स्कूल, मेयो कॉलेज वगैरह। इसके बाद तो जैसे स्कूलों को सुधारने की सत्ता की चाहत खत्म होती चली गई, क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे ही रह गए थे जो पढ़ाई करते। जब सिस्टम चलाने वालों के बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे थे तो भला क्यों इन स्कूलों को और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जाती। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इन सरकारी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड है या नहीं, टीचर स्कूल आ रहे हैं या नहीं। सरकारी स्कूल इन सरकारी मास्टरों के लिए मोटी सैलरी डकारने का एक जरिया बनता चला गया। सालों साल स्कूलों के खस्ता हाल की जानकारी फाइलों में दबकर पड़ी रही। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव के उस हादसे को ही याद कीजिए, जब 25 जुलाई 2025 को सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी और 27 बच्चे घायल हुए थे। इस घटना के बाद पता चला कि कई बार चिट्ठी के जरिए स्कूल के खस्ता हाल की जानकारी दी गई थी, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया, क्योंकि मरने वालों में किसी नेता का बच्चा शामिल नहीं था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गरीब के बच्चे किन हालातों में पढ़ रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपके सामने है। अब शिक्षा एक बिजनेस बन चुका है। सरकारी स्कूलों की फंडिंग कम कर दी गई है। नेता अफसरों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। हाल ही में अजीत डोभाल ने एक बयान दिया था, युवाओं को नेशनल हित में काम करना चाहिए। डोभाल ने कहा, युवाओं को ये संकल्प लेना चाहिए कि वो केवल राष्ट्र हित में काम करेंगे और केवल तुरंत मिलने वाले फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि बड़े और दूरगामी फायदों को प्राथमिकता देंगे। साथ ही अगर ऐसे विचार मन में आते भी हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। एक बार भी इन्होंने बेरोजगारी, सड़ रही शिक्षा को सुधारने के लिए एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि इनके बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ब्रिटेन के नागरिक हैं और सिंगापुर में रहते हैं। ऐसे कई नेता हैं जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं और वो इंडिया के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लायक भी नहीं समझते, क्योंकि इंडिया में शिक्षा एक मुनाफा कमाने वाली फैक्ट्री बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि इसे सुधारने की कोशिश नहीं की गई, कई सरकारों ने इसे ठीक करने की कोशिश की है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 2004 से लेकर 2014 के बीच भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा कदम साल 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE था, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और पोषण सुधारने के लिए मिड डे मील योजना का दायरा बढ़ाया गया। हालांकि इससे पहले ही 15 अगस्त 1995 को कांग्रेस सरकार ने भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मिड डे मील योजना की शुरुआत कर दी थी, ताकि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई जा सके। लेकिन ऐसा भी कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया, जिसकी वजह से बड़े घर के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने की चाहत रखे। ना तो टीचर्स की गुणवत्ता में कोई सुधार हुआ, ना स्कूलों की हालत बदली। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जानबूझकर कोठारी कमीशन के सुझाव को अनदेखा कर दिया गया, ताकि समाज के एक वर्ग को पूरी तरीके से कमजोर बनाकर रखा जा सके, अच्छी शिक्षा तक उनकी पहुंच ना के बराबर रहे। और अभी का जो वक्त है, यानी कि साल 2026, भारत को आजाद हुए 80 साल हो चुके हैं, फिर भी ये देश नेताओं से रोटी, कपड़ा और मकान मांगने में ही उलझा हुआ है। देश की शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे कब्र में झूल रही है, यानी कि मसला जस का तस ही रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुविधाओं की कमी, आधारभूत साक्षरता का संकट, बार बार होने वाले पेपर लीक और शिक्षकों की कमी जैसी गंभीर समस्याएं हैं।